हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नूपुर एक गरीब विधवा होती है। उसके पति की मृत्यु के बाद तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका मकान मालिक भी उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसके पति ने किराया नहीं चुकाया होता। और तो और नूपुर जब अपने मायके जाती है तभी उसकी दोनों भाभियां उसे घर में रखने से मना कर देती हैं। किस्मत और लोगों से इतने धोखे मिलने के बाद नूपुर पूरी तरह बिखर चुकी थी। हे ऊपर वाले, मेरी किस्मत में ही क्यों विधवा होना लिखा था। अब मैं कहाँ जाऊं? दोनों भाभियों ने भी घर से मुझे निकाल दिया, घर में नहीं मुझे रखा। क्या लिखा है अब मुझे भागन के भाग के मेश्वर। नूपुर 2 से 3 दिनों तक तो सड़कों पर ही सोती है, लेकिन एक दिन चलते चलते उसे गांव का एक कृष्णा मंदिर दिखाई देता है और वो वहीं रहने लगती है। हे कान्हा जी, कुछ दिन आपके घर रहूंगी। हिम्मत दीजिए कि मैं इस क्रूर और निर्दयी संसार में जी पाऊं और हर एक मुसीबत को मात दे पाऊं। तभी वहां पर एक पुजारी जी आते हैं और वो गुस्से से नूपुर से कहते हैं, अरे ओ लड़की, ये कोई गार्डन या पार्क नहीं है जो मुंह उठाया और चली आई। चलो दर्शन लो और निकलो यहाँ से। माफ कीजिएगा पंडित जी, वो दरअसल हाल ही में मेरे पति की मृत्यु हुई है और उसके बाद मेरी दुनिया इधर की उधर हो चुकी है। ना रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का। मुझे इस मंदिर में कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ पुजारी जी। अरे नहीं, यहाँ कोई भक्त नहीं रुक सकता। जाओ अब यहाँ से। लेकिन पुजारी जी मेरी बात तो सुनिए। पुजारी नूपुर के हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए मंदिर के बाहर धक्के मारकर निकाल देता है। रात के 10:30 बजे थे और मंदिर में कोई नहीं था। पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। एक पुजारी होकर आप मुझे मंदिर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्योंकि अब मंदिर को बंद करने का समय हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। पुजारी मंदिर के पाट को बंद कर देता है और खुद भी वहां से चला जाता है। अगले दिन नूपुर देखती है कि मंदिर के मुखिया कुछ बातचीत कर रहे हैं और वो किसी महोत्सव की बात होती है और वो और उनके आदमी इस बात से चिंतित थे कि गांव में सबसे अच्छा प्रसाद कौन बनाएगा। तभी मुखिया के आदमी में से नूपुर को विकास नजर आता है। विकास नूपुर के स्वर्गवासी पति जयंत का दोस्त था। विकास भाई साहब, मैं नूपुर, पहचाना आपने? अरे नूपुर भाभी, हाँ हाँ, पहचाना पहचाना। जयंत के साथ को जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। जी भाई साहब, अब नियति के आगे किसी की चलती है क्या? अच्छा सुनिए, यहाँ किसी महोत्सव की बात हो रही है ना, और आप लोग प्रसाद बनाने वाले की तलाश कर रहे हैं। हाँ नूपुर भाभी, पूरे गांव के लिए पूरी सब्जी और हलवे का प्रसाद बनाना है, लेकिन सभी लोग ज्यादा रेट्स मांग रहे हैं। क्यों ना प्रसाद बनाने मैं आ जाऊं? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं पहली बार आपके घर खाना खाने आया था तब भी आपने पूरी सब्जी ही बनाई थी, और वो भी इतनी स्वादिष्ट कि मेरा मन ही नहीं भर रहा था। रुकिए, मैं अभी मुखिया जी से बात करता हूँ। विकास मंदिर के मुखिया जी पंचमलाल को जाकर नूपुर के बारे में बताता है और मुखिया जी नूपुर को एडवांस पैसे देते हुए कहते हैं, ये लीजिए नूपुर बहन, ये कुछ एडवांस पैसे हैं। आप काम शुरू कर सकती हो। आपके पैसे हम आपको महोत्सव के दिन देंगे। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। भगवान के प्रसाद को बनाने के लिए मैं पैसे नहीं मांगूंगी। हाँ, केवल प्रसाद का सामान लाने के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ, वाह नूपुर बहन, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। आप सही मायनों में कृष्ण भगवान की एक सच्ची भक्त हो। नूपुर सामान लाती है और प्रसाद की तैयारी करने लगती है। महोत्सव के लिए बस 1 दिन बचा था और नूपुर को मंदिर के कक्ष में रहने की अनुमति मिल गई थी, वो भी महोत्सव के खत्म होने तक। लेकिन शाम के बाद मंदिर में जो पुजारी जी थे जिन्होंने पिछली रात नूपुर को मंदिर से बाहर निकाला, वो इस बात से अनजान थे कि नूपुर भी मंदिर में है। रात में नूपुर कक्ष में बैठकर अगले दिन के महोत्सव के लिए सारी तैयारियां कर रही होती है। तभी वो पुजारी जी की आवाज सुनती है जो फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोल भिड़ू। हाँ आरेला है रे अपन। हाँ हाँ रुक, थोड़ा रोज की तरह दान पेटी से माल तो चुरा लेने दे, फिर करेंगे अपन आज धमा चौकड़ी और पार्टी शार्टी।
पुजारी मंदिर की दान पेटी से सारे पैसे निकालता है और आधे पैसे अपनी जेब में डालता है। कक्ष की खिड़की से झांकते हुए ये दृश्य देख नुपुर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत घबरा जाती है। इसका मतलब शाम के बाद जो पुजारी आता है वो एक ढोंगी है, एक गुंडा मवाली। हे भगवान, नहीं, मुझे अभी मुखिया जी को यहाँ बुलाना होगा। लेकिन मैं कैसे बुलाऊं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। नूपुर हिम्मत जुटाकर कक्ष के बाहर आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। नूपुर की आवाज सुनकर सभी गांव वाले विकास और पंचमलाल वहां इकट्ठा हो जाते हैं और ढोंगी पुजारी घबरा जाता है। अरे नुपुर बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ है चोर? नुपुर भाभी, क्या हुआ? आप तो प्रसाद की तैयारी कर रही थी ना, फिर अचानक से क्या हुआ है? कहाँ चोर? चोर चोर क्यों चिल्ला रही थी आप? ये है चोर, ये ढोंगी आदमी जो पुजारी का मुखौटा पहनकर हर रात यहाँ इस दान पेटी से पैसे चुराता है। शक तो मुझे इस पर कल रात को ही हो गया था मुखिया जी। मैंने इसे अपनी आंखों से और कानों से अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना है। ये उससे कह रहा था कि ये रोज की तरह पैसे लेता है दान पेटी से, और इसकी भाषा से तो ये गुंडा लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे इस तरीके से बात करके कितना बड़ा पाप कर रही हो? विधवा अभागन औरत! चुप, एकदम चुप। खबरदार अगर कुछ और बोला तो। लेकिन नुपुर, तुम यह बात दावे से कैसे कह सकती हो? रुकिए मुखिया जी, मैं अभी इसके लास्ट डायल नंबर पर कॉल लगाती हूँ, तब आप सब खुद ही सुन लीजिएगा। नूपुर उस ढोंगी पुजारी के फोन से लास्ट डायल नंबर पर फोन कॉल लगाती है और तभी ढोंगी पुजारी का गुंडा दोस्त उससे बात करता है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब नुपुर भाभी सच कह रही हैं। ओ पाखंडी, चल हनुमान चालीसा सुनाकर दिखा। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो फिर ये ले, इस कागज पर स्वास्तिक बनाकर दिखा। पुजारी बहुत डर जाता है, उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं अगले दिन महोत्सव में नूपुर बहुत स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाती है, जो सभी को खूब पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, आज तक के सभी महोत्सव में से सबसे बढ़िया प्रसाद बना है ये, मजा ही आ गया। हाँ हाँ नुपुर जी, आपके हाथों में सच में भगवान का आशीर्वाद है और दिल में भरपूर श्रद्धा। मंदिर का मुखिया पंचमलाल नूपुर के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए नुपुर बहन, ये 50,000 की धनराशि। आपने इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप इन पैसों से अपना खुद का एक पूरी सब्जी का ठेला खोलो और एक मकान में रहो। कृपा करके इन्हें अपनाने से इनकार मत कीजिए। लेकिन मुखिया जी, आपको कान्हा जी की सौगंध, ये धनराशि रख लीजिए। नूपुर उस धनराशि को स्वीकार करती है और वो गांव में अपना पूरी सब्जी ठेला लगाना शुरू करती है और एक किराए के मकान में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी खूब तरक्की होने लगती है और वो अकेले अपने जीवन में खूब आगे जाती है। कुंदन एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार से होता है। उसके घर में उसकी माँ वसुधा, पिता जयनाथ, दादी सुहासिनी और उसके मामा जी उदित होते हैं। कुंदन जब चाइना में एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तभी वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की को लाता है जिसका नाम शिंकू होता है। शिंकू होती तो चाइनीज है, लेकिन वो सभी से हिंदी भाषा में ही बात करती है और वो सबको भारतीय खाना बना कर देती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। शिंकू के इस अच्छे व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं, सिवाय कुंदन की दादी सुहासिनी के। शिंकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हारे और कुंदन के प्यार को स्वीकार कर तुम दोनों की शादी करा दे। क्यों जयनाथ जी? हाँ 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 हाँ। अरे बहू, चाइनीज जरूर है, लेकिन दिल से तो ये हिंदुस्तानी ही है। मेरे मूंछों की सौगंध। तभी सुहासिनी गुस्से से चिल्ला पड़ती है, बस करो तुम लोग। अरे बावले हो गए हो क्या? हाँ? क्यों री वसुधा बहू और उदित, हाँ? तू तो चुप रह, और जयनाथ लल्ला, तू हमारे चीकू की शादी इस चीनी लड़की से कराएगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बहू। लेकिन अम्मा, कुंदन और शिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों के लिए। अच्छा ठीक है, कम से कम
हमारे कुंदन की खुशी के लिए तो अपना लीजिए शिंकू को। हाँ माँ, वैसे भी बुराई क्या है लड़की में, इतनी गुणवान तो है। अम्मू प्लीज मेरे को अपनी बना लो ना, मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई के खिलाएंगी। प्लीज अम्मू, मैं कुनू से बहुत प्यार करती है। कुनू से समथिंग। हाँ माँ प्लीज, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। सुहासिनी कुंदन की खुशी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसका मन शिंकू को लेकर अभी तक खुश नहीं था। उसे शिंकू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शिंकू और कुंदन रीति रिवाजों से शादी का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शिंकू आए दिन कुछ न कुछ नया बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश किया करती। एक दिन वो सबसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। सुनी सुनी आप सब सुनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटी सा ढाबा खोलूं, क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं साथ ही साथ अपने घर को भी संभालूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। लेकिन शिंकू बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम ढाबा क्यों खोलोगी? ऐसा भी नहीं है कि हम पर कोई आर्थिक समस्या आन पड़ी है। तुम ये सब मत सोचो। अरे जयनाथ जी, रहने दो ना। अगर शिंकू को काम करने की इच्छा है तो उसे करने दो काम। वैसे भी वो मशीन की तरह तेज है, सारा काम 12 बजे तक निपटा लेगी और फिर दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गुड आइडिया है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजाजी। शिंकू बहू, तुम जाओ ढाबा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मूंछों की सौगंध। अरे भाऊचक, चुप हो जा। अरे तुम सब बौरा गए हो क्या? घर की बहू काम करेगी? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोचते रहे ना मम्मा, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। शिंकू, मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ। तुम कल से ही ढाबा खोलो और जितना भी कमाओगी तुम खुद के लिए सेविंग करना। थैंक यू सो मच कुन्नू, आई लव यू माय स्वीट हबी। करो, जिसको जो करना है करो। वसुधा बहू, तुझे भी अगर अपनी मनमानी करनी है ना तो कर ले। इस घर में तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। सुहासिनी गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन सभी शिंकू को ढाबा खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिंकू अपना ढाबा खोलती है। वो वहां पर सभी चाइनीज पदार्थ बेचती है। पूरी कॉलोनी वालों को डिशेस बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नूडल्स हैं, मजा ही आ गया। अरे ये मोमोज तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन ये किस चीज के मोमोज हैं? चिकन के तो नहीं लग रहे हैं, और इनका रंग भी सफेद नहीं, काला है। ओफो, तुम खाने का काम करती जाओ। अगर स्वाद पसंद आई है तो और ले लो। बहुत सारे मोमोज को बनाई लाई है मैंने। हैव इट डियर, एज मच एज यू वांट। शिंकू के ढाबे पर अब अजीबोगरीब डिशेस भी मिलने लगती हैं, जिनके नाम बहुत अतरंगी होते हैं और उनका स्वाद तो और भी अतरंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी उन डिशेस को बड़े ही चाव से खाते और शिंकू की खूब तारीफ भी करते। शिंकू एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाती, लेकिन वो अपने पैसे अपने पास ही रखती। एक दिन सुहासिनी को रात के 2 बजे प्यास लगती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम में जो जग है वो तो खाली है। अरे रे, इस जग की तो ऐसी की तैसी, दिन भर भरा हुआ होता है और रात में ही खाली होता है। मेरी ही गलती है, मुझे इसे सोने से पहले भर के रखना चाहिए। अब उठना तो पड़ेगा ही, वरना गला सूख सूख कर कहीं मैं परलोक ना चली जाऊं नींद में ही। हाँ। सुहासिनी उठती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है और तभी वो देखती है कि शिंकू गेस्ट रूम में बैठकर एक ढाबे में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भर रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी आंखों को इस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखें मलती है और तभी वो साफ साफ देखती है। ओ चीनी बहुरिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भरकर इनका अचार बनाओगी का? बस वैसा ही कुछ समझिए अम्मू। क्या? ओफो अम्मू, आप भी ना। अरे मैं तो मैजिक कर रही हूँ, आई मीन मजाक कर रही हूँ। घर में ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमी हो गई है, उसी को निकाल रही हो पकड़ पकड़ के। हे भगवान, तू भी एक अलग तरह की आंतरिक पीस है। रात में ही तुझे ये काम करना था। बेवकूफ चुड़ैल बनकर मुझे खामखा डरा दिया। ओह सो सॉरी अम्मू, मेरे वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं थे, ट्रस्ट मी। अरे तेरे तरस्त मी को तो मारो गोली। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
चाइनीज बहू शिंकू का ढाबा पूरी कॉलोनी में बहुत फेमस हो गया है। उसके ढाबे पर रोजाना बहुत भीड़ जमी हुई रहती है और लोग पागलों की तरह उसके ढाबे के डिशेस को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगते हैं। आओ आओ स्वादिष्ट खाना खाओ, खाओ 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 खाओ। सुहासिनी वहां से मंदिर को जाने के लिए गुजर रही होती है। तभी वो शिंकू को देखकर कहती है, चाइनीज कभी कहेगी, काव काव करके ही चिल्लाती रहे बस तू, गधी कहीं की। पता नहीं क्या पसंद आया मेरे चीकू को इस बेवकूफ में। सुहासिनी वहां से चली जाती है। एक दिन जब वो रात में वॉक करके घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पोता बहू शिंकू गार्डन में चूहे पकड़ने का पिंजरा, मच्छर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे, कॉकरोच और छिपकली पकड़ने का ट्रैपर और चमगादड़ पकड़ने का नेट लगाकर घूम रहे होते हैं। ये चीनी गुड़िया भूतिया गुड़िया बनकर इतनी रात गए इस गार्डन में क्या गोल खिला रही है? अरे ये तो कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है? हाय दैया, इसके पास तो बहुत सारे चमगादड़ और कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी हैं। हाय 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 हाय। सुहासिनी घबरा जाती है और वो शिंकू का पीछा करती है। शिंकू अपने ढाबे में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगती है। वो चमगादड़, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहों का खाना बना रही होती है। ये दृश्य देखकर सुहासिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये शिंकू बहू, इसका मतलब ये जो खाना ढाबे पर बेचती है ये वही खाना है? नहीं, इसका मतलब ना जाने कितने मासूमों की जान अब खतरे में है। नहीं नहीं, मुझे इस चाइनीज बहू के ढाबे के पीछे का राज सबके सामने लाना होगा। सुहासिनी इससे पहले कि सबको जाकर बताए, आधी कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, यहाँ तक कि उदित मामा जी भी। सुहासिनी पुलिस को जाकर सब बता देती है और पुलिस शिंकू को उसके ढाबे पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिंकू जेल चली जाती है और सुहासिनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे कॉलोनी की जान बचा ली थी। सभी बहुत खुश होते हैं। माफ करना अम्मा, आपका चीकू भटक गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सुहासिनी कुंदन के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढती है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। किंजल और अक्षत दोनों शहर में रहते हैं। अक्षत एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है, वहीं उसकी बीवी किंजल एक नंबर की चटोरी होती है। वो बस बाहर का जंक फूड खाती रहती है। एक दिन जब अक्षत घर पर होता है तभी घर की डोरबेल बजती है और जब अक्षत दरवाजा खोलता है तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय होता है जो ढेर सारे जंक फूड डिशेस लाता है। अरे सर, पूरे 6,000 रुपए का बिल हुआ है। क्या कहा? 6,000 रुपए? अक्षत उस डिलीवरी बॉय को पैसे तो दे देता है, लेकिन बाद में जब किंजल आती है तभी वो किंजल पर चिल्ला पड़ता है। ये सब क्या नाटक है तुम्हारा किंजू बेबी? रोज रोज तुम इतना जंक फूड खाओगी तो एक बार में ही बीमार पड़ जाओगी। ये सब हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा भी है क्या तुम्हें? मेरी आधी सैलरी तो तुम्हारे जंक फूड के बिल भर भर के ही खाली हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि तुम अब मेरा राशन पानी और खाने पीने का तक सब कुछ सुना सुना कर दिखाओगे। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो अक्षत। जाओ, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। किधर है मेरा सूटकेस? अब तो मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। अरे अरे मेरी प्यारी किंजू बेबी, तुम भी ना इतनी जल्दी सीरियस हो जाती हो। अरे अरे चिल। ये लो, चाउमीन खाओ और ये आइसक्रीम बर्गर पिज्जा खाओ। लो लो, ठूसो ठूसो। ओह माय स्वीट एंड केयरिंग हस्बैंड। किंजल हर शाम को सच सवर कर बिल्डिंग के नीचे उतरती है और कॉलोनी में जितने फास्ट फूड स्टॉल्स हैं उन सब का आइटम चखती है। एक दिन अक्षत किंजल से कहता है, किंजू बेबी तुम्हें पता है कल माँ आ रही हैं गांव से और थोड़े दिनों बाद पापा भी आ जाएंगे। वो पापा को जमीन के पेपर से रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए वो लेट आएंगे। माँ को जंक फूड बिल्कुल नहीं पसंद, तुम इस बात का ध्यान रखना। हाँ ओके किंजू बेबी। अरे तुम चुप करो यार, देखना मैं सासू मॉम को भी ना जंक फूड की जोगन बना दूंगी। हम दोनों सास बहू तो अब पूरे कॉलोनी को सफा चट कर जाएंगे। अगले दिन किंजल की सास रमोला आ जाती है, जिसे किंजल आते ही पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और चाइनीज हक्का नूडल्स सर्व करती है और उसे खाकर रमोला बहुत खुश हो जाती है। अरे दादा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है।
किंजू बहुरिया, अरे हमें तो लगा कि ये केचुए एकदम बेस्वाद होंगे, लेकिन ना, ये तो गजब है। लाला और ला, और ये काला जूस भी ला। ओके सासू मॉम, अभी लाई। ओफो माँ, कंट्रोल कीजिए। ये सारा खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इसे हद से ज्यादा मत खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और शहर घूमने की जगह आप बस हॉस्पिटल के चक्कर काटती रह जाएंगी। चुप रहो तुम अक्षत, लोमड़ी की तरह बीच में जुबान मत चलाओ। हाँ मुन्ना, तू चुप रहे। हम दोनों सास बहू जो चाहे वो खाएंगे, जितना मर्जी वो खाएंगे, लेकिन तू हम पर रोक टोक मत कर, वरना इन गांव के मजबूत हाथों से ही तेरे दोनों गालों को अच्छे से सेक दूंगी मैं। और नहीं तो क्या, आए बड़े हम दोनों के पेट के दुश्मन। किंजल और रमोला दोनों सास बहू मिलकर तरह तरह के जंक फूड आइटम्स खाने जाती हैं। ऐसे ही एक दिन कॉलोनी में एक चाइनीज पानी पूरी वाला आता है जिसका नाम बोंग बोंग होता है। आइए आइए चाइनीज पानी पूरी वाला, जल्दी जल्दी आइए, सबकी पसंदीदा पानी पूरी, बोंग बोंग की पानी पूरी, 2 रुपए की पानी पूरी, 2 रुपए की पानी पूरी। अरे किंजू बहुरिया, केवल 2 रुपए में पानी पूरी मिल रही है, कितना सुनहरा मौका है, चल चल। यस सासू मॉम। किंजल और रमोला उस पानी पूरी वाले के पास जाते हैं। अरे ओ चीनी पानी पूरी वाले, जरा पानी पूरी तो खिला। ओके आंटी जी, बालिए, कौन से फ्लेवर चखेंगी तुम? ये है कलकत्ता, ये है नीला जलजीरा, ये है येलो चाइनीज स्पेशल फ्लेवर, और ये है ग्रीन और ऑरेंज मिक्स फ्लेवर। अरे वाह, इन फ्लेवर को देखकर तो मेरे मुंह में पानी की बाढ़ आ गई। तो इंतजार किस बात का, टूट पड़ो सासू मॉम। दोनों जी भर के पानी पूरी खाते हैं। उन्हें उन अलग अलग फ्लेवर्स वाले पानी पूरी को खाकर इतना मजा आता है कि वो 2 घंटों तक खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। बोंग बोंग की पानी पूरी सिर्फ 2 रुपए वाली होती है, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ जमी हुई रहती है। माँ किंजू बेबी, अब आप दोनों ना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के पास जाने का फुल स्टॉप लगा दो, बस बहुत हुआ। किंजू बहुरिया, जरा वो झाड़ू तो ला, आज तो इसकी सुताई करती हूँ। बहुत बकर 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 कर रहा है ना ये लो सासू मॉम, धो दो इसे। रमोला और किंजल मिलकर अक्षत को झाड़ू से पीटती हैं और रोजाना उस चाइनीज पानीपुरी वाले के ठेले पर जाकर दबाकर पानीपुरी खाती हैं। ये लो आपकी पानी पूरी, और ये आपकी, इसमें मैंने स्पेशल चाइनीज नमक मिक्स किए हैं, और ये भी अच्छी स्वाद आने के लिए। वाओ बोंग बोंग भाई, तुम्हारे ठेले की पानीपुरी खाकर तो सच में मजा ही आ जाता है। हाँ हाँ चीनी चूचू, तू एकदम बढ़िया पानी पूरी बनाता है, सच में मजा ही आ गवा। ये लो और लो, और मजे से खाओ। रमोला और किंजल ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी लोग चाइनीज पानीपुरी वाला बोंग बोंग के हाथ के खाने के बहुत बड़े फैन हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से रमोला और किंजल का बहुत बुरी तरह पेट दर्द करने लगता है। वो दोनों बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। आय हाय, मेरा पेट, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। और मेरा भी। अरे शुभ शुभ बोलिए माँ। किंजू बेबी तुम भी? आप दोनों को मैंने न जाने कितनी बार चेतावनी दी, लेकिन नहीं, आप दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतिए, इतना जंक फूड खाओगी तो यही हाल होगा ना। डॉक्टर आ रहे हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर आकर जब चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि किंजल और रमोला को फूड पॉइजनिंग हुई है। रमोला और किंजल ही नहीं बल्कि कॉलोनी के सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ये खबर सुनकर सभी डर जाते हैं। अक्षत अपने पापा को फोन कॉल करके सब बताता है। तभी उसके पापा योगेंद्र कहते हैं, अरे हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? तू 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 रमोला और किंजू बहुरिया का ध्यान रख। मैं अभी ट्रेन पकड़ कर आ रहा हूं वहां। जी ठीक है पापा, ध्यान से आइएगा आप भी। योगेंद्र ट्रेन पकड़कर शहर में आ जाता है। तभी रात के 1 बज रहे होते हैं और वो कॉलोनी से गुजरते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे एक घर से चाइनीज म्यूजिक सुनाई देती है। वो रुककर उस खिड़की में झांकता है और देखता है बोंग बोंग मरे हुए चूहे, छिपकली, चमगादड़ और कॉकरोच को कूट कूट कर उनका मसाला बना रहा है। पूरा कॉलोनी मेरा वजह से बीमार पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने मेरी चाइनीज पानी पूरी खाई है जिसमें ये सब का मिश्रण है।
इससे पहले कि किसी को शक हो, मैं आज ही ट्रेन पकड़कर यहाँ से भाग जाएंगे और दूसरे शहर में जाकर अपना पानी पूरी बेचेंगे। ये क्या? इसका मतलब इस निर्लज्ज चाइनीज पानी पूरी वाले के कारण पूरी कॉलोनी वाले बीमार पड़ गए हैं और मेरी बीवी बहू भी? नहीं, इसे मैं इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। इसका पर्दाफाश तो होकर रहेगा। इससे पहले कि यह नालायक दूसरे शहर में जाकर और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे, मुझे पुलिस को बताना होगा। योगेंद्र तुरंत बोंग बोंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो पुलिस को कॉल करके सब बताता है और समय रहते ही पुलिस बोंग बोंग को रेलवे स्टेशन पर भागते हुए पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। योगेंद्र रमोला और किंजल को जाकर मिलता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। तभी मुझे माफ कर दो, मैं अब प्रण लेती हूँ कि मैं आज के बाद कभी बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगी। और मैं भी, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। किंजल और रमोला अब जंक फूड खाना छोड़ देते हैं और उनके साथ साथ कॉलोनी में भी सभी की तबीयत ठीक हो जाती है और सभी एक अच्छा और तंदुरुस्त जीवन जीने लगते हैं। सयूरी एक अनाथ लड़की होती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। सयूरी जब 7 महीने की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और फिर वो अनाथ आश्रम में ही रहने लगी। अब जब वो 15 साल की हो चुकी थी तभी वो बाहर की दुनिया में जीने लगी। वो एक ढाबे पर काम करती जिसके मालिक का नाम कल्लूचंद था। कल्लूचंद एक बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था। बेचारी अनाथ सयूरी से वो बहुत सारा काम करवाता और बदले में उसे बहुत ही कम तनख्वाह देता। सयूरी उसके ढाबे पर स्वादिष्ट खाना बनाती और खास करके लोगों को उसके हाथ की मटन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद आती। सभी उसकी मटन बिरयानी को बड़े ही चाव से खाते हैं। हा, कल्लू भाई, आपके ढाबे की स्पेशलिटी मटन बिरयानी के बारे में क्या ही कहूँ। ये मुंह में जाते ही मैं अलग दुनिया में खो जाता हूँ। अरे सच में बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी होती है। जी भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। खाइए ना, और खाइए, लीजिए। अरे बस 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 कल्लू भाई, अब थोड़ा और दही रायता मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। सच कहूं तो। अरे क्यों नहीं जी, ये लो, लेकिन इतना याद रखना, इस सब के एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। कल्लूचंद बहुत ही लालची था। वहीं ईमानदार सयूरी दिन भर चूल्हे फूंक फूंक कर ढाबे में खाना बनाती। एक दिन ढाबे पर कौशिक और चंदना कहकर एक कपल आते हैं। जब वो दोनों ढाबे के छोटी सी रसोई में चूल्हे के सामने काम कर रही सयूरी को देखते हैं तभी उन्हें वो बहुत पसंद आती है और उस पर बहुत दया आती है। जब वो उन्हें रायता परोसने आती है तभी, ये लीजिए साहब, मैडम आपका रायता, और कुछ चाहिए आपको? बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सयूरी है मैडम। अरे बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा बेटी, सच में तुम बहुत प्यारी हो। और तो और इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा खाना भी बनाती हो। ये मटन बिरयानी तो लाजवाब है। सयूरी, तुम्हारे माँ पापा तुम्हें यहाँ काम करने भेजते हैं? नहीं मैडम, मेरे माँ पापा नहीं हैं, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक अनाथ हूँ। चलो मैडम, अभी मैं जाती हूँ, काम निपटाना है, वरना मालिक मुझे छड़ी से मारेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। सयूरी घबराकर रसोई में चली जाती है। ये देखकर कौशिक और चंदना को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखें भर आती हैं। वो दोनों उस दिन वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब वो हर हफ्ते में 2 से 3 बार उस ढाबे पर आते हैं, सिर्फ सयूरी से बात करने के लिए। एक दिन जब वो आते हैं तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्लूचंद सयूरी को एक मोटी छड़ी से जोर जोर से बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर चंदना और कौशिक तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहां आकर, अरे कल्लूचंद, तेरी इतनी हिम्मत कि मासूम लड़की की मजबूरी का फायदा उठाता है, हाँ? और उससे इस कदर जानवरों की तरह बेरहमी से मारता है। बेशरम आदमी। आदमी नहीं, ये हैवान है, हैवान। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना, ऐसी सजा जिससे ये मरते दम तक न भूल पाए। मैडम। सयूरी एकदम से भावुक होकर चंदना से लिपट जाती है और चंदना और कौशिक सयूरी को कानूनी तौर पर गोद ले लेते हैं। वो दोनों सयूरी को बहुत प्यार देते हैं और ऐसा जीवन देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा।
हाय, ये गुड़िया तो बहुत ही प्यारी है मैडम। क्या ये मेरा कमरा है? यहाँ तो कितना मुलायम गद्दा है। हाँ सयूरी बेटा, ये अब तुम्हारा ही कमरा है और अब से तुम हमें मैडम या साहब नहीं, माँ और पापा बुलाया करो और हम तुम्हें प्यारी सयू। ठीक है माँ पापा। हमारी प्यारी सयू। हमारी प्यारी सायू। सयूरी अब स्कूल जाकर पढ़ने लगती है और उसका जीवन एकदम सुंदर तरह से बदल जाता है। सयूरी अब बड़ी हो जाती है। अपने ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लास्ट एग्जाम की एक रात पहले जब सयूरी अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है, तभी अचानक से उसे एक फोन आता है। हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका नाम सयूरी ही है ना? है ना? जी हाँ, मैं सयूरी ही बात कर रही हूँ। सयूरी, मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स जिया बात कर रही हूँ। आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें एक्सीडेंट साइट से अब हॉस्पिटल लाया गया है। वो दोनों क्रिटिकल कंडीशन में हैं और आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके पापा का फ़ोन लॉक्ड था, इसीलिए हमने आपकी मम्मी के फ़ोन में लास्ट डायल्ड कॉल आपका देखा, इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये खबर सुनकर सयूरी पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो तुरंत रोते हुए घर के नीचे आती है और टैक्सी ढूंढने लगती है। टैक्सी, टैक्सी भैया, सिटी हॉस्पिटल। सयूरी सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। टैक्सी में बैठकर उसके मन में सैकड़ों डरावने विचार आने लगते हैं। नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे माँ पापा को। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे सगे माँ बाप तो बहुत पहले ही छीन लिए थे, लेकिन अब मैं फिर से अनाथ नहीं होना चाहती। मेरे माँ पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा करो भगवान जी, प्लीज प्लीज। सयूरी हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक कौशिक की जान चली जाती है और चंदना अपाहिज हो जाती है। चंदना और सयूरी कौशिक के चले जाने से खूब दुखी हो जाती हैं। उसके जाने के बाद तो अब चंदना भी सयूरी को संभाल नहीं सकती थी, क्योंकि चंदना खुद अपाहिज हो जाती है। वहीं सयूरी ने अपने फाइनल एग्जाम भी मिस कर दिए, जिसके चलते उसका ग्रेजुएशन अधूरा रह जाता है। मुझे माफ कर दो सयू बेटा, मैंने और कौशिक ने तुम्हें इतनी सुंदर जिंदगी दी, लेकिन जिंदगी ने देखो कैसा खेल खेला। अब हमारे साथ ही खेल खेल दिया। ये बहुत गलत हुआ है। पता नहीं अब क्या होगा। तुम्हारा ग्रेजुएशन भी रह गया। कोई बात नहीं माँ, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। इन सब का कसूर सिर्फ हालातों का है, आपका नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब ये सयूरी अपनी माँ को संभालेगी। मतलब ये कि मैं अब जॉब करके पैसे कमाऊंगी और आपका ध्यान रखूंगी माँ। लेकिन सयू बेटा, तुझे तो अपना ग्रेजुएशन फिर से करना चाहिए। आप उन सब की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सयूरी जॉब ढूंढने जाती है, कई जगहों पर धक्के खाती है, कई इंटरव्यूज देती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसे कहीं पर जॉब नहीं मिलती। वो बहुत निराश हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। बेटा, अब क्या होगा? क्या होना है, सब कुछ अच्छा ही होगा माँ। मैंने तय किया है कि मैं अब मटन बिरयानी बनाकर बेचूंगी। जी हाँ, वही मटन बिरयानी, वैसा ही स्वाद। लेकिन बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है माँ। मैं जानती हूँ कि आपने और पापा ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला था और अब मैं फिर से वही करने जा रही हूँ, लेकिन अब फर्क ये है कि ये मेरा खुद का ढाबा होगा। तू सही कह रही है बेटी। जा बेटी, मेरा और कौशिक का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सयूरी अब अपना एक छोटा सा ढाबा बनाती है और उस पर बड़े अक्षरों में मटन बिरयानी वाली का बोर्ड लगाती है। धीरे धीरे लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और सभी मजे से मटन बिरयानी को खाने का आनंद उठाते हैं। अरे वाह वाह, क्या जायका है, क्या लजीज बिरयानी बनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मजा ही आ गया इस मटन बिरयानी को खाकर। बहन जी, क्या आप फंक्शंस और इवेंट्स के ऑर्डर लेती हो? जी हाँ भाई साहब, लेती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को बिरयानी बनवा कर चाहिए तो मैं वो ऑर्डर जरूर लूंगी। अरे ठीक है, तो अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे के बर्थडे फंक्शन के लिए 200 से 300 लोगों की मटन बिरयानी बनाएं। अरे वाह, ठीक है भाई साहब, आप मुझे पता बता दीजिए और थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए ताकि मैं सामान ला सकूं। जी जी। इस तरह सयूरी अपने मटन बिरयानी ढाबे को चलाते हुए साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है और अपना ग्रेजुएशन पूरा करके मास्टर्स की पढ़ाई करती है। आगे जाकर ढेर सारे पैसे कमाने के बाद वो हर शहर में अपने रेस्टोरेंट खोलती है और एक अमीर औरत बनती है।
वो चंदना को ऐशो आराम वाली जिंदगी दिखाती है और दोनों माँ बेटी खुशी से जीवन बिताते हैं। एक गांव में विक्रम सिंह कहकर एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी एक बड़ी हवेली थी और वो अपनी हवेली में अपनी बीवी सरोज और बूढ़े पिता राजशेखर के साथ रहता था। पूरे गांव में सभी विक्रम सिंह से बहुत डरते थे। उसकी हवेली में एक लड़की खाना बनाने का काम किया करती थी। उसका नाम चमन बहार था। चमन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन उससे भी स्वादिष्ट और जबरदस्त अगर वो कुछ बनाती थी तो वो थी मिठाइयाँ। रोजाना वो सरोज को तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर देती। अरे ओ चमन बहार, रसोई में बाहर आई कि नहीं अब तक? हाँ, सारी मिठाइयाँ बनी कि नहीं अब तक? घर के मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, गांव के मंदिरों में भोग प्रसाद भिजवाना है। हाँ हाँ मालकिन, बस हो गया। ये देखिए, सिंगूरी, बेसन और मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, मावा और नारियल की बर्फी, इमरती, खीर और सब कुछ बनाया है। बस आप एक बार नजर मार लीजिए। जे बात, वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत है बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ चमन बिटिया, इन मिठाइयों की मीठी खुशबू पूरी हवेली में महक रही है। इसी बात पर एक ठो लड्डू ही हो जाए, हाँ? क्यों सरोज बहू? अब आपको रोकूंगी तो आप रुकने वालों में से तो है नहीं बाबूजी, हैं? इसीलिए खा लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही। राजशेखर मिठाई खाता है और उसे खाकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, क्या मिठाई है! आ हा 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 हा। सच में चमन बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनी मिठाइयाँ तो साक्षात अमृत है, अमृत। सीखो बहू कुछ इससे। हाँ हाँ, जैसे कि मेरे हाथ की बनी मिठाइयाँ जहरीली होती हैं। धन्यवाद बड़े मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। चमन एक गरीब लड़की थी जो अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। वो सुबह से रात तक विक्रम सिंह की हवेली में काम किया करती। एक दिन, अरे सरोज, बाऊजी, ढोल नगाड़े का बंदोबस्त कर दो। चाहिए तो शहनाई भी लाओ। और सरोज, तुम अर्जुन की पसंद के सारे व्यंजन और मिठाइयाँ बनाओ। हमारा अर्जुन पूरे 8 सालों बाद आखिरकार हमसे मिलने कनाडा से इंडिया आ रहा है। सच? आय हाय दैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 8 सालों से वो पता नहीं कितना व्यस्त था। पहले 4-5 साल पढ़ाई में, फिर नौकरी में। अरे वाह वाह विक्रम बेटा, सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाकर तूने दिन बना दिया। अब बस घुटलू के आने का इंतजार है। सुनो चमन बहार, मैं तुझे एक लिस्ट बनाकर दूंगी है, तू वो सारे पकवान बनाकर रखना, और मिठाइयों की भी लिस्ट दूंगी, लेकिन खासकर इमरती बहुत अच्छी बनाना। मेरे अर्जुन को इमरती बचपन से बहुत पसंद है। ठीक है मालकिन। चमन रसोई में जाकर सारी तैयारियां शुरू कर देती है और अगले दिन अर्जुन आ जाता है। तभी चमन के हाथों की बनी इमरती खाकर अर्जुन का दिल खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, ऐसा क्या जादू इंग्रेडिएंट मिलाया है इस इमरती में जो ये इतनी स्वादिष्ट बनी है? मजा ही आ गया माँ, इसे खाकर तो मजा आ गया। ये इमरती चमन बहार ने बनाई है, वो रही। अर्जुन चमन को जब देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। पता नहीं उस हवा के झोंके में क्या होता है जो उन दोनों के दिल के तार अचानक जुड़ जाते हैं। अर्जुन को चमन बहार से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन जब अर्जुन रसोई में फ्रिज से पानी लेने आता है, तभी चमन के हाथ को गर्म पतीले का झटका लगता है। ओ गॉड, तुम ठीक तो हो ना चमन? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ अर्जुन बाबू। ठीक है, 1 मिनट। अर्जुन फ्रिज में से ठंडी बर्फ निकालता है और उसे एक कपड़े में लपेटकर चमन को ठंडे बर्फ का सेक देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। एक प्यार भरा माहौल बन जाता है। धीरे धीरे दोनों बहुत नजदीक आने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। एक दिन अर्जुन चमन को चुपके से एक बाग में मिलता है। वो उस बाग के गुलाब तोड़कर चमन से घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। चमन बहार, तुम्हारे होने से मेरे जीवन में खुशियों की बहार है। मैं तुम्हारी सादगी पर, तुम्हारी इस मन की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा। आई लव यू चमन। अर्जुन बाबू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके हवेली की नौकरानी हूँ। मैं उस हवेली की बहुरानी कभी नहीं बन सकती, इसीलिए आप मुझे भूल जाइए। लेकिन चमन, चमन मेरी बात तो सुनो। चमन बहार वहां से चली जाती है।
एक दिन चमन से लाखों रुपए का शो पीस टूट जाता है, जिसके बाद सरोज बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चमन को घर से बाहर निकालती है। चमन के पास अब कोई काम नहीं रहता, वो बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या होगा बेटी, तू कैसे संभालेगी सब? मैं पड़ोसी से थोड़े पैसों की मदद मांगू? नहीं माँ, मैं हूं ना, मेरे पास फिलहाल के खर्चे के लिए पैसे हैं। जल्दी मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नई नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है चमन बहार। चमन और कमला देखते हैं कि दरवाजे पर अर्जुन खड़ा है। अर्जुन घर के अंदर आता है और वो चमन के हाथों में पैसों के बंडल को रखता है। ये सब क्या है अर्जुन बाबू? चमन, अब प्लीज इन पैसों को रखने से मना मत करो। देखो, मैं जानता हूं तुमसे जो गलती हुई वो जाने अनजाने में हुई। माँ और पापा कितने गरम दिमाग वाले हैं, तुम्हें पता है ना। चमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों नहीं अपनाती मुझे? अर्जुन बाबू, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। ये पैसे आप अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। नहीं चमन, तुम्हें ऊपर वाले की सौगंध, इन पैसों को रख लो, तभी मैं यहां से जाऊंगा। अर्जुन जिद पर अड़ जाता है और फिर चमन को उन पैसों को अपनाना ही पड़ता है। चमन अब गांव में अपना मिठाई ठेला लगाती है, जिसका नाम वो चमन बहार मिष्ठान भंडार रखती है। एक ही दिन में उसके मिठाई ठेले पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं और वो सब उसके हाथ की मिठाइयाँ खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अर्जुन अक्सर चमन के ठेले पर आया करता और वो उससे बातें किया करती। चमन और अर्जुन एक दिन जब गांव के झरने के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी फोन में उन दोनों की तस्वीर खींचता है और वो तस्वीर विक्रम सिंह को भेज देता है। जिसके बाद विक्रम सिंह उस झरने के पास आ जाता है। उसके हाथ में पिस्टल होती है। अर्जुन बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने एक नौकरानी से प्यार किया, इस 2 टके की मिठाई वाली से। छी 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 छी। पापा, आप चमन बहार से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तेरे चमन बहार की तो ऐसी की तैसी। आज तो मैं इस चमन बहार की जान लेकर ही रहूंगा। विक्रम सिंह चमन पर गोली चलाने जाता है, लेकिन बीच में अर्जुन आ जाता है और गोली उसे लगती है। अर्जुन बाबू! अर्जुन, मेरा बच्चा! अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गोली सीधे सिर पर लगी है। इससे ब्रेन इंजरी या याददाश्त भी जा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ डॉक्टर, मेरी इकलौती संतान है वो। अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरे गुटलू को कुछ हुआ ना विक्रम, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। 45 घंटों बाद अर्जुन को होश आता है और वो सही सलामत रूप से ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के बाद विक्रम सिंह उसकी शादी किसी और लड़की से कराने जा रहा होता है। अर्जुन भी समझ जाता है कि चमन अब गांव से और उसका और चमन का साथ बस कुछ पल का ही था। शादी के मंडप में यजमान, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अर्जुन जैसे ही लड़की का घूंघट उठाता है, वो देखता है कि वो लड़की चमन बहार ही है। चमन, तुम ये सब कैसे हुआ? जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी पूरे 45 घंटों तक इसने तुम्हारे लिए तपस्या की, मंदिर की परिक्रमा की। हमने इसका जोगन वाला प्यार देख लिया। तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल शिव परिवार जैसी जोड़ी है। और हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है अर्जुन बेटा। चलो, अब जल्दी से सिंदूर भरो चमन बहार की मांग में, क्योंकि हमें आज ही चमन बहार के मिठाई की दुकान की ओपनिंग भी करनी है। क्या मिठाई की दुकान? हाँ, एक 3 मंजिल वाली बड़ी सी दुकान, जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम चाहो तो मुझे बाद में पैसे लौटा देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बड़े मालिक, मेरा मतलब बाबूजी। तभी वहां पर कमला आती है। 1 मिनट चमन बिटिया, मेरे बिना ही शादी कर लेगी क्या? माँ। चमन अपनी माँ के गले लगती है। इस तरह चमन बहार और अर्जुन की शादी होती है और शादी के जोड़े में ही वो अपनी मिठाई की दुकान का उद्घाटन करती है और जीवन में आगे जाकर खूब नाम और पैसा कमाती है। सविता की 5 बेटियां होती हैं। राधा, जूही, दिशा, गौरी और पाखी। सभी की उम्र अब लगभग 20-22 की हो चुकी थी। उन सब में सबसे छोटी थी गौरी, जिसकी उम्र 18 साल की होती है।
सविता ने लोगों के घर काम करके अपनी बेटियों को पाला पोसा। उसके पति मनीष को हमेशा से एक बेटा चाहिए था। 4 बेटियां होने के बाद उसने सविता को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर 5वीं भी बेटी ही हुई तो वो उसे उसकी 5 बेटियों के साथ अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। और वही हुआ। सविता ने गौरी को जन्म दिया और मनीष ने गुस्से में आकर उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। सविता की बेटियां खूब लगन से अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। चलो चलो गौरी, जैसे हम चारों के ग्रेजुएशन ईयर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, वैसे ही तुम्हारे भी 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। इसीलिए खुद भी सही से पढ़ाई करो और हम चारों को भी करने दो। अगर कोई डाउट हो तो तुम हमें पूछ लेना। ठीक है मेरी चारी माँ, जितनी चिक चिक माँ मुझ पर नहीं करती ना, उतनी आप चारों करती हो। पढ़ने बैठो आप चारों ही, मैं तो जा रही हूँ आंगन में पढ़ने। अरे अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो तुम चारों मेरी गौरी को? माँ, ये हमें पढ़ने नहीं दे रही है। कभी कभी बीच में ही इसके मुंह से गाने का टेप शुरू हो जाता है, तो कभी बीच में ही ये नाचने लगती है। बहुत अतरंगी है ये, इसे कहो कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। दिशा, जूही, पाखी, राधा, जाने दो उसे, जब जैसे पढ़ना है वो पढ़ लेगी। अच्छा चलो, फिलहाल तो तुम 5 हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज ढाबे पर बचा हुआ खाना था और वो भी पनीर पुलाव, इसीलिए मैंने तुम सबके लिए लाया है। ये पनीर पुलाव। सविता के खुद का एक छोटा सा ढाबा होता है। यहाँ एक तरफ सविता अपनी 5 बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मनीष की दूसरी बीवी रमोला संग पैदा किया हुआ बेटा सोम पढ़ाई में बहुत कच्चा होता है और मनीष के कपड़ों की दुकान भी कुछ खास चल नहीं रही थी। इसीलिए उसे हर पल चिड़चिड़ महसूस होती। रमोला, तुम इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अरे ये पढ़ाई में इतना कच्चा है, आगे जाकर क्या करेगा? पापा, पढ़ तो रहा हूँ, दिखाई नहीं देता क्या आपको? या मैग्नीफाइंग ग्लास ला कर दूं तभी दिखेगा। जुबान मत लड़ा। सही तो कह रहे हैं ना जी, पढ़ता ही रहता है और आप हो कि उसे अच्छा कहने की जगह हर वक्त बुरा ही बोलते रहते हो। हाँ? आए दिन गांव में सभी सविता के ढाबे पर ही खाना खाने जाते। सविता के ढाबे पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो अपने ढाबे के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध होती है। एक दिन जब मनीष अपने दोस्तों संग बात कर रहा होता है, तभी यार बहुत तेज भूख लगी है भाया, समझ ना आ रहा है कि कहूँ। अरे वो चौक के पास है ना, वो सविता का ढाबा, उसके हाथ का खाना खाएगा तो पागल हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी गया हुआ, ढाबा और खाना दोनों एकदम मस्त और जबरदस्त हैं। चलो फिर वहीं चलते हैं। ओह दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर। वो दरअसल घर में रमोला अकेली है, सोम भी कॉलेज गया है। रमोला की तबीयत खराब है 1-2 दिनों से, तो इसलिए मुझे जाना होगा। अरे ठीक है मनीष भाई, ध्यान रखियो रमोला भाभी का। मनीष को सविता की तरक्की से खूब जलन महसूस होती है। वो छुप छुप के उसे देखता है। इसे क्या लगा, ये खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ेगी और मैं इसे इतनी आसानी से उड़ने दूंगा? हरगिज नहीं। मैं इसका अब वो हश्र करूंगा जिससे ये और इसकी 5 होशियार बेटियां सड़क पर आ जाएं। मनीष रात में चुपके से सविता के ढाबे में घुसता है और वो उसके गैस स्टोव का बटन ऑन कर रख जाता है। सुबह जब वो गैस ऑन करके जाती है, तभी गैस ब्लास्ट हो जाता है और पूरा ढाबा जलने लगता है। सविता पीछे हट जाती है और अपना चेहरा ढकते हुए भागने लगती है, लेकिन वो भी उस आग में आधी जल जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ढाबा धू धू करके जलता है और जलकर राख हो जाता है। सविता की 5 बेटियां अपने एग्जाम्स मिस कर देती हैं और फेल हो जाती हैं। वहीं सोम जैसे तैसे पास हो जाता है। कुछ दिनों बाद सविता ठीक होकर घर आती है, लेकिन उसका आधा शरीर जल चुका था, जिस पर बैंडेज लगाई हुई थी। ये क्या हो गया माँ? आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हमारी माँ निडर है, ताकतवर है। ये क्या, वो हर एक मुसीबत मात दे सकती हैं। क्यों माँ? पता नहीं कैसे वो गैस बटन ऑन रह गया। ये मेरे साथ क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ है ये जो भी हुआ। तुम 5 की परीक्षा भी रह गई, सब मेरे कारण। अब मैं तुम लोगों को कैसे संभालूंगी बच्चों? ये तूने क्या कर लिया सविता? बस माँ बस, और कितना कोसोगी आप खुद को बेवजह, जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं है। हाँ माँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था,
उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो हम में से भी किसी के साथ हो सकता था। माँ, अब हम पांचों बहनें मिलकर आपको संभालेंगे और आपको वो जिंदगी दिखाएंगे जिसकी आप हकदार हो। अपनी पांचों बेटियों का प्यार और स्नेह देख सविता की आंखें नम हो जाती हैं। पांचों बेटियां अपने अपने गुल्लक फोड़ती हैं और उनसे इकट्ठा हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोलती हैं, जिसका नाम होता है 5 बहनों का ढाबा। वो पांचों उसमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पहले दिन तो इतने ग्राहक नहीं आते, लेकिन दूसरे दिन से कई सारे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पांचों को और हिम्मत मिलती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। पांचों बहनें एक साथ ढाबे का काम संभालती हैं। दीदी, मैं जा रही हूँ माँ के पास, उनकी दवाइयों का समय हो गया है। ठीक है, संभल कर जाना गौरी। अच्छा पाखी, जरा दाल को संभाल और गैस को धीमी आंच पर कर, हाँ, वरना चावल जल जाएंगे। राधा, ये देखो, मैंने बेसन का मसाला तैयार कर दिया है। मैं जल्दी से पकौड़े तलती हूँ। टेबल नंबर 3 के कस्टमर को पकौड़े वाली कड़ी खानी है। तुम बस इसमें दही और नमक की मात्रा चेक कर लेना एक बार। ठीक है जूही। दिशा, ये मसाला डोसा टेबल नंबर 2 और ये पाव भाजी टेबल नंबर 4 पर देकर आओ। एक मिनट, पाव भाजी में पाव पर मक्खन लगाना तो भूल ही गई। कस्टमर की डिमांड है, ये ले मक्खन की टिकिया। ठीक है पाखी। इस तरह पांचों बहनें मल्टीटास्किंग करती हैं। ग्राहकों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और पूरे दिन में उनकी खूब कमाई होने लगती है। अरे क्या लज्जतदार खाना बनाया है, ओहो मजा ही आ गया। मैं अपने घर वालों से दूर रहता हूँ, लेकिन आप पांचों बहनों के ढाबे पर आकर ऐसा लगता है जैसे घर का ही खाना खा रहा हूँ। शुक्रिया इस सुंदर एहसास के लिए। भाई, ये पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो ये पाव भाजी के 5 प्लेट और दे दो पार्सल करके। आपका मक्खन भी बड़ा ही कमाल का है भाई, कहाँ से लाए हैं ये? जी, हमने इसे घर पर ही बनाया है। अरे वो, वाह 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 जी वाह। पांचों ढाबे के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही होती हैं। मनीष का बेटा सोम अपनी माँ रमोला के साथ शहर चला जाता है और सेटल हो जाता है। वहीं वो दोनों जानबूझकर मनीष को गांव में अकेला छोड़ देते हैं। मनीष अब बूढ़ा हो चुका था, जिस कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पाता। वक्त पर किराया ना भरने के कारण उसका घर मालिक उसे घर से भी निकाल देता है। मनीष दर दर भटक कर अपनी पांचों बेटियों के ढाबे पर ही आता है और उनसे माफी मांगता है। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैं कभी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। एक मैं अपने ही घर की लक्ष्मी तुम्हारी माँ सविता को घर से बाहर निकालकर जीवन भर की भूल कर दी। और तो और आज तुम्हारी माँ बिस्तर पर है तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। मैंने ही ढाबे में जाकर गैस ऑन कर दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफी तो आपको जिंदगी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं, गुनाह किया है। बस, अब बहुत हो गया आपका। अब हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। पहले आपने माँ को धोखा देकर उनकी आत्मा को जलाया और फिर इतने सालों बाद उनके सपनों को। आज आपकी वजह से हमारी माँ अभी तक ठीक नहीं हुई है। आपको तो हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। पांचों बेटियां पुलिस को बुलाती हैं और पुलिस मनीष को गिरफ्तार करके ले जाती है। पांचों बड़े होकर खूब पैसा कमाते हैं और शहर में एक बहुत बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलते हैं, जिसका नाम सविता होता है। सविता अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव अपनी बेटियों के साथ एक बड़े बंगले में चैन से रहकर गुजारती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।